Hello dear aspirants. So persons who are new to the lecture, please go through the previous two videos. एक तो माइंडसेट मेकर्स प्लेलिस्ट जो है इकोनॉमिक्स वाला और एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाला जो वीडियो है, ठीक है। चलिए तो एपिसोड 2, दिस इज आवर एपिसोड 2 किसका? इकोनॉमिक्स माइंडसेट मेकिंग. Okay, so as we have discussed different pillars of economy, again I will say now onwards lectures will be very much concised. If any starting of the information you want to get, go through the previous videos as well. Okay, chalo. So today's component is monetary policy. And from here I will feel कि we should have some banking system, and once we have some banking system, basically where we started, money. One thing I would like to clear here, I am doing the mindset making. Concepts elaboration you are expected to have, but प्रॉब्लम लाइज हाउ वी स्ट्रेटेजाइज अवर प्रिपरेशन. एक चीज देखना, व्हेन यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, यू सी डिफरेंट स्टेटमेंट्स. लेट्स से इन अ क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन. हाउ यू प्रिपेयर, आप कैसे तैयारी करते हैं बच्चे? इन 3 स्टेटमेंट में जो पूछा गया है आपको ये लगता है कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टफ, और इसी को बेस बनाकर आप अपनी तैयारी शुरू कर देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कई बार इन स्टेटमेंट्स में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं जिनको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से डील किया जा सकता है, ठीक है। तो पर्सन्स हु फॉलो दिस वे टू स्टडी, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर माइंडसेट मेकिंग करना चाहूंगा. PYQs आपने देखना है, दैट इज वेरी मच ओके, बट एक अवेयर्ड लॉजिकल पर्सन आपको रहना है. 2 वर्ड हैं, अवेयर्ड और लॉजिकल. कहने का मतलब यहां पर क्या है? Let's say there is a question regarding SLR, Statutory Liquidity Ratio, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात. SLR के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपने देखा, let's say it is in the UPSC prelims 2015. There were some statements, you framed your opinion कि इस टाइप के स्टेटमेंट पूछता है, मुझे हर इंफॉर्मेशन याद करनी चाहिए. ऐसा नहीं करना है आपको. करना क्या है आपको? जब आप SLR पढ़ें तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें. दूसरा वे मैं पढ़ने का आपको बता रहा हूं, और इन स्टेटमेंट्स को कैसे डील करना है वो बताता हूं, ठीक है। चलिए, SLR से आपने टर्म देखा और अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि ये SLR है क्या, ठीक है, क्या है ये, क्यों लाया गया, What? Why? क्यों लाया गया? Who is the governing person or body? What is the, अब यहां से क्या और क्यों में आपको पर्पस इसका नजर आएगा, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपने SLR का जो जितना R&D था वो इस तरीके से किया. नाउ यू मूव्ड ऑन द PYQ. You found कि you had no idea about the ops statement 2, but with the based on this logical understanding you are able to either exclude that option or include that option. This is the key point of this preparation strategy for this UPSC exam. Prelims में हम यही प्रॉब्लम हमें लगता है, हम इंक्रीज करते रहते हैं अपने नॉलेज का बेस. ज्ञान बढ़ाना वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए मैं आपको एक प्रोटोटाइप, ठीक है बच्चे, मैं आपको ये बताऊंगा अब कि जो मैं कहना चाह रहा हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, तो अपना
आज का पिलर क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी, व्हेन यू हियर दिस वर्ड, हिंदी में बोलें तो मौद्रिक नीति, जब आप इस शब्द को सुनते हैं मेरे बच्चे, तो क्या होता है आपके दिमाग में? ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा भाई? पॉलिसी है तो कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होगी, ठीक है। चलिए, so you landed up with the concept of monetary policy committee। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब जो गवर्न कर रहा है वो किसको गवर्न करेगा? उसका पर्पस क्या है? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? राइट। अब जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ समझ में आ जाता है कि महंगाई, राइट, कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, या बैंक रन आता है ना। जैसे पिछले 1-2 साल पीछे आप देखें तो देयर वाज अ लाइक बिग ह्यू एंड क्राई ओवर IL&FS। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहां पे कौन जुड़ा हुआ है? आम आदमी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जब आप बात करेंगे तो लिक्विडिटी वर्ड आपको नजर आएगा। लिक्विडिटी मीन्स तरलता, और लिक्विडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ दैट थिंग विच यू आर डिस्कसिंग इज बीइंग फ्लोटेड। Let's say you have 100 rupees in your wallet। वो आपने अपने वॉलेट में रख रखे हैं और आप उसको बिल्कुल एकदम सजा के रखते हैं, जैसे मेट्रो कार्ड सजा के रखते हैं। तो क्या ये लिक्विड है? नहीं है। इसी 100 रुपए को आपने किसी बैंक ए में डाला। इस बैंक ने क्या किया? आपको 100 के ऊपर 4 रुपए का ब्याज दे दिया। आपका तो 104 हो गया। आपके इस 100 को इसने किसी दूसरे के पास घुमा दिया और उससे इसने 5 रुपीज चार्ज लिया। अब इसने 5 रुपीज चार्ज इसको दिया तो एज एन इंटरेस्ट, लेकिन इसने अपने 95 रुपीज को लेट से अपने किसी फार्मिंग वाले प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ और उसको कुछ रिटर्न मिलेगा। मींस यही 100 रुपीज जब तक आपके वॉलेट में थे तब तक उनका कोई भी लिक्विडेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बैंक में गए, अब बैंक ने लिक्विड कर दिया इसको। दूसरे लोगों के पास मनी है, आपका मनी भी क्योंकि संकेतात्मक तौर पर निश्चित है। अब जब ये बैंक ये फंक्शन करने लगेगा तो बैंक के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए ना भाई। अब इसने ए पर्सन को लोन दिया, बैंक ए ने किसी पर्सन को लोन दिया, और वो पर्सन मान लो, जैसे आपने केस सुना होगा, एक मैं केवल बात कर रहा हूं अवेयर्ड सिटीजन, कैसे लॉजिक्स निकलते हैं। तो लेट्स से दिस वन इंदिरा कोचर, ICICI बैंक, उन्होंने अपने लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है कि नहीं, या इन्होंने समझना बात को, क्या किया इन्होंने? अपने लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी का इन बैंक्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अब कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या तरीका होता है? या तो आप क्वालिटेटिव कंट्रोल करेंगे या फिर क्वांटिटेटिव कंट्रोल करेंगे। क्वालिटेटिव मतलब डायरेक्ट एक्शन, और ये मतलब इनडायरेक्ट एक्शन। इसको मोरल सुएशन भी बोला जा सकता है। लाइक इस बैंक ने जिस पर्सन को लोन दिया था उसको बोला कि भाई कुछ उसने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर डाली, कुछ क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि जो तुमको 95 रुपीज या इस बैंक के पास जो 100 आ रहा है, इस बॉडी ने बोला कि इसमें से कुछ अमाउंट आपको सेफ रखना होगा, सारा का सारा अमाउंट आप लिक्विडेट नहीं करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर कहीं आपका गड़बड़ाता है मैटर,
बैंक रन, तो फिर प्रॉब्लम करेगा ना। इसका जो बुलेट पे सेफ था आपने तो उसको भी डुबा दिया। बैंक रन मतलब समझ रहे हैं ना कि उसने सब डिस्टरबेंस किया और जो पैसा था वो भी गड़बड़ है। सो मीन्स इस बॉडी के पास कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए जिनको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्लियर किया जाना चाहिए। चलिए अब अपने को क्वालिटेटिव में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इट मे बी CRR, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, रेपो रेट। कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर एन अवेयर्ड पर्सन, आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा यहां फंसा हुआ है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी कॉन्सेप्ट को डिकोड कैसे करना चाहिए फॉर पर्पस ऑफ जनरल स्टडीज। एम आई क्लियर टू यू ऑल? अब चलो ठीक है, CRR, SLR ये सारे कंपोनेंट्स आप लेकर तो आए। अब ये CRR, इसका जब आप फुल फॉर्म देखें, ठीक है, अब चूंकि ये एक कंट्रोलिंग मेजर है तो ये कैसे कंट्रोल करेगा, इसका मतलब इसका मैकेनिज्म, व्हाट बच्चे, इसका मैकेनिज्म का एक जनरल आइडिया मुझे होना चाहिए। बात समझिए, SLR की मैकेनिज्म का एक जनरल आइडिया मुझे होना चाहिए। बैंक रेट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसका आइडिया मुझे होना चाहिए। सिमिलरली रिवर्स रेपो, रेपो एंड ऑल। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, रिवर्स रेपो हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में बार बार उसको रट्टा लगाते हैं। इज इट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम? सिंपली नो। SLR में क्या मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। SLR का मीनिंग कि भाई ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वैधानिक। अब देखो, जब आप यहां पर बात कर रहे थे पब्लिक की, तो यहां कंट्री पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। अब कंट्री की स्टेबिलिटी इस पूरे मैकेनिज्म के द्वारा डेराइव होगी। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, यहां वॉलंटियरली लिक्विडिटी रेशियो कर दिया जाए, तो इस स्टेबिलिटी, कंट्री की पूरी स्टेबिलिटी पे क्या कंट्रोल रहेगा। So to maintain the stability, such provisions must be binding in nature. बात समझ आई या नहीं? चलिए आगे बढ़े। अभी अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? अब ये जो प्रावधान है, ये वाला जो पैसा है, या उसमें गोल्ड में रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, किस में रखते हैं बैंक? क्या इसको अपने पास रखते हैं? जैसे गोल्ड लिया, मान लो इस मैकेनिक जो गवर्निंग बॉडी है उसने इनसे, बैंक से कहा कि आपको 50 रुपए सेव करना है, 50 रुपए लिक्विड करना है, तो वो जो 50 रुपए के बराबर क्या वो सोना अपने पास रख सकता है, या वो 50 रुपए उसको गवर्नमेंट, वो MPC के पास रखने पड़ेंगे, या RBI बोले तो RBI के पास रखने पड़ेंगे? क्वेश्चन आया ना दिमाग में मेरे। अब भाई इसने कहा कि ठीक है 50 रुपए है, बैंक ने कहा मैं अपने पास रखता हूं लेकिन सेव रखता हूं। क्या हम लोग डेली लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं? कुछ अमाउंट बचा के अलग रख देते हैं ना, और उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। ओवरनाइट बेसिस हम पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किन टर्म्स को पकड़ना है आपको, अपने आप से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? सिमिलरली कैश रिजर्व रेशियो, क्या ये मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कैश? अब वो कैश RBI के पास रखना है कि अपने पास रख लेना है? अब ऐसा क्यों होता है, इस पर क्वेश्चंस क्यों बने थे पहले? क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन में आपने क्या किया था, अपना सारे का सारा पैसा उठा के बैंक को आपको देना था। तो आप बैंक के पास इतना सारा कैश जमा होगा तो वो कैश कहां जाना है?
अगर मार्केट में वो पूरा कैश छोड़ दिया गया तो फिर तो 1 रुपए की वही होगा ना कि ट्रक भर के हम रुपए लेकर जाएंगे और एक ब्रेड का पैकेट लेकर आएंगे, क्योंकि इतना पैसा है ना आपके पास और सामान तो फिक्स है, ब्रेड तो फिक्स है भाई, क्वांटिटी फिक्स है। तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी एकदम की नहीं। डेली लाइफ में समझिए इसको। मीन्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन या महंगाई, आरबीआई क्या करेगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब एक्स्ट्रा पैसा बहुत आ जाएगा बैंक के पास, तो उस बैंक को बोलेगा कि चलो तुम्हारा 4% सीआरआर की जगह आपको 100% सीआरआर हमारे पास रखना है, क्योंकि इस टाइम मार्केट में डालोगे तो पैसा ज्यादा आ जाएगा, वस्तुएं कम उतनी उसी मात्रा में रहेंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। लॉजिकल एटीट्यूड समझ आ रहा है आपको? अवेयरनेस समझ आ रही है आपको? एंड व्हाट टू रिटेन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर टर्म, उसका मतलब समझ आ रहा है आपको? आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग हियर। इज दैट क्लियर और नॉट? So once I am able to do this much exercise, इसके बाद पता क्या है, हम अपने चलते फिरते डेली लाइफ में इन टर्म्स का मीनिंग यूज करते रहें। जैसे कल को मान लो हमें कोई न्यूज़ आया कि यार फाइनेंस मिनिस्टर पे ये कमेंट किया गया, तो ये हमारी जिम्मेदारी है हम अपने मैकेनिज्म को सोचें कि यार इन पर कमेंट करने से क्या होगा, क्या महंगाई कम हो जाएगी? अच्छा, महंगाई कैसे बढ़ती है? अब आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहें या साइंस के स्टूडेंट रहें, इसमें कौन सा मैथमेटिक्स है भाई? आप मुझे बताइए। एक एटीट्यूडनल, लॉजिकल एटीट्यूडनल थिंकिंग ही तो है आपके पास। तो इकोनॉमिक्स में जो आपको डर लगता है, वो डर इसलिए है, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें जबरदस्ती याद रखनी है। अरे नहीं भाई, आप पहले अपनी नेसेसिटी को निकालिए यहां से, और उस नेसेसिटी के बेस पर उस कॉन्सेप्ट से कितना एक्सप्लोर करना है ये आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरी एक्सरसाइज के बेस पर देखना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। जस्ट आई विल टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई विल टेल यू हाउ दिस मैकेनिज्म हेल्प एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। चलिए, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको। यूपीएससी दे आस्क द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, ध्यान से सुनिए, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट ओनली। इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं आपको नजर आया कि केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। क्या ऐसा है? इस अवेयरनेस में आपको समझ आया? ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। मतलब अगर मनी का सर्कुलेशन कम कर दिया जाए, मनी सर्कुलेशन मीन्स क्या है? इस बैंक्स के पास, एक बैंक नहीं जितने सारे बैंक्स हैं, उनका जो मनी मार्केट में जा रहा है उसको यहां से रिड्यूस कर दिया गया। जब यहां पर पैसा मार्केट में कम रहेगा, पैसा कम है, लेस मनी, चीजें ज्यादा हैं, ब्रेड्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी महंगाई कम होगी कि ज्यादा होगी? बोलिए भाई, आपके पास 10 ब्रेड रखे हुए हैं, खरीदने वाले केवल 2 लोग हैं। 10 ब्रेड हैं, खरीदने वाले 15 लोग हैं। अब इसमें कौन सा इकोनॉमिक्स है भैया? तो ये इस पूरे सेशन का मतलब, आज मैंने पूरा इसका एक्सरसाइज किया कि आपको मैसेज कैसे कन्वे किया जाए, क्योंकि हम लोग ना इन टर्म्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और अवेयरनेस और लॉजिकल एटीट्यूड भूल जाते हैं। तो जैसे ही मनी डिक्रीज करेगा, महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं? ऐसे डी ऑप्शन लिखा था, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प। अब आपने मनी सर्कुलेशन ही मार्केट में बढ़ा दिया। ब्रेड के पैकेट 2 हैं, लेकिन मार्केट में मनी लोगों के पास भर भर के है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी ना।
क्योंकि आप जिस चीज के लिए 10 रुपए दे रहे हैं अगला उसी के लिए 12 रुपए दे रहा है, तो उस ब्रेड के पैकेट का मूल्य कितना हो गया? 12 रुपए। जो 12 दे रहा है कल को कोई तीसरा आया वो 14 रुपए दे देगा, तो उसी ब्रेड का कीमत कितना हो गया? 14 रुपए। सो इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन कैन नॉट कंट्रोल द इन्फ्लेशन। बात समझ में आई? चलिए, वन मोर क्वेश्चन आई विल पिक। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, अब हमें यहां पर 72 टाइप के R&D आपको किसी भी नोट्स में मिल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी बॉडी को पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो क्या है कि भैया मेरे पास ये 2-3 फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, इसी के बेस पर आई विल पिक द ऑप्शन। कोई बॉडी है तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, और ये फंक्शन कैसे करती है। गेटिंग? अब देखिए, अगर ये 3 पॉइंट मुझे क्लियर रहे, दुनिया जहां का जितना भी स्टेटमेंट, उसने 3 स्टेटमेंट दिए क्वेश्चन में, सुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमपीसी। इट डिसाइड्स आरबीआईज इंटरेस्ट रेट्स। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको ये डिसाइड करता है, तो फंक्शनिंग वाले पार्ट में आ गया। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी। स्ट्रक्चर पे आ गया। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर। अगेन स्ट्रक्चर के ऊपर तीसरा पॉइंट आ गया। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और ये ऐसा नहीं है कि हर बॉडी के लिए मुझे इतना करना है। अगर मैं एक अवेयर्ड सिटीजन हूं, देन आई एम एक्सपेक्टेड टू हैव दिस इंफॉर्मेशन, दिस मच इंफॉर्मेशन, और इसी के बेस पर आई विल आंसर द क्वेश्चन। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं जानता हूं कि आपको एक बड़ा मैसेज आज मैं कन्वे कर सकता हूं। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी, जस्ट वेट अ मिनट। अभी देखिए, दे आस्क क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब पहला स्टेटमेंट है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, विच ऑफ देम इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में आपने क्या किया, आपने देखा कि दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2015, और इसमें उन्होंने पूछा है बैंक रेट के बारे में, है ना। फिर दूसरा पूछा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा पूछा है पब्लिक डेट, राइट, और चौथा पूछा है पब्लिक रेवेन्यू। किसके बारे में? मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, राइट। इस पूरे डिस्कशन में कहीं भी आपको रेवेन्यू नजर आया? अरे रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ योर बजटरी प्रोविजंस, and where budget comes into the picture, government means legislative as well as executive comes into the picture, parliament comes into the picture. So this, अब ये जो इनके ऑप्शंस थे, पहले में था 1, दूसरे में था 2, 3, 4, चौथे में था 1, 3, 4, और इसमें था 1 and 2, राइट। फोर्थ को जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, इट इज गॉन। अब आप 1 और 2, 1 तो दोनों में है तो बैन तो करेक्ट हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, व्हेन यू स्टडी दीज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, तो इनको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर ही तो कर रहा है आरबीआई, कि भाई मनी ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डालो, मनी खींचो। सो दीज आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड यू गॉट योर राइट चॉइस फ्रॉम हियर। तो ये तो हुआ तरीका पढ़ने का। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि वाह भैया ये 4-5 चीजें इसमें अंदर पूछी थी, और इसी के ऊपर पूरा R&D करने पे लगे हुए हैं कि कहाँ रेवेन्यू मिलेगा, कहाँ क्या होगा। अरे भाई, आपने अपनी अवेयरनेस से पिक कर लिया ना। तो दीज आर द 2 ways टू प्रिपेयर एनी कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स।
एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। हो सकता है लेंथ ज़्यादा हो गया हो क्लास का, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मैं अपना मैसेज क्लियर करवाया आपको, और ये मैसेज जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा उतना ही बेटर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर? अब बस 5 मिनट्स मोर प्लीज। ये तो हो गई एक मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट्स, इसको बोलेंगे हम कोर कॉन्सेप्ट्स। अब इसके कुछ साइडलाइन कॉन्सेप्ट्स होंगे। हाउ टू पिक दोज साइडलाइन कॉन्सेप्ट्स? साइडलाइन कॉन्सेप्ट्स पिक करने का जो तरीका है आपके लिए वो ये है कि इफ देयर इज अ लॉन्ग ह्यू एंड क्राई, लेट्स से इन्फ्लेशन के ऊपर, लेट्स से कोई पर्टिकुलर बैंक, मान लो कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, तो एक मतलब पिछले 2 साल में जो महाराष्ट्र में था, पंजाब में भी हुआ कई बार उनका जो, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं बेसिकली, आप समझना बात को, ये बैंकिंग वाले सेक्टर का पार्ट है, तो बैंक्स वाला जो चैप्टर है वो आपको कैसे तैयार करना है, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपका इन्हीं अवेयरनेस से एक तो उत्पन्न होगा, ठीक है, इट विल बी बोर्न फ्रॉम हियर। कोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां से बनी। अब बैंक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के बैंक होते हैं। अच्छा, ये वाला बैंक्स वाला जो है ना, इसमें बच्चे काफी परेशान होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसके लिए अनदर सेगमेंट बना देना चाहिए, या इसी लेक्चर को थोड़ा लंबा कर दूं? करूं? चलो कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इससे बैंक रिलेटेड है। सॉरी, अगला वाला लेक्चर 15 मिनट का कर देंगे, ठीक है। चलिए, जब मैं बैंक्स की बात करता हूं तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में कई सारे लोग 1865 में ये बना, 1972 में ये बना, समथिंग लाइक दैट, नॉट एट ऑल भाई। कीवर्ड यहां पर देखिए आप, मेजर शिफ्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मेजर शिफ्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक बेसिक आइडिया आपको ठीक है कि हाँ ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये आरबीआई के शेड्यूल में रहते हैं, लाइक दैट। प्राइवेट बैंक्स हैं तो क्या कैटेगरीज हैं, नॉन बैंकिंग जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है, क्या नॉन बैंकिंग वाले जो हैं वो लोग मुझे सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, क्या वो कार्ड एटीएम कार्ड दे सकते हैं, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। अब मैं आता हूं मेजर शिफ्ट के ऊपर कि इस सेगमेंट में मेजर शिफ्ट कैसे ऑब्जर्व करना है। यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कंटेम्पररी कोई बड़ा इशू है, किसी बैंक पे कोई बड़ा इशू चल रहा है, लेट से बेसल नॉर्म्स को लेकर, लेट से उनका जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो एनपीए के जो टर्म्स हैं उनका क्लासिफिकेशन को लेकर, दैट इज अ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट बच्चे? टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। अब एनपीओ को लेकर 4 साल से ह्यू एंड क्राई चल रहा है, विजय माल्या की कहानी से चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि यार कौन सा अकाउंट एनपीए में जाता है, कितने दिन अगर पैसा पे नहीं किया, लोन पे नहीं किया तो एनपीए में जाएगा, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब हम उसके फिगर्स याद करने लगे, इतना परसेंट उतना परसेंट, ये हमारी बेवकूफी है, और इसी से बचाने के लिए माइंडसेट मेकर सीरीज चल रहा है। क्लियर है? तो एक तो हो गया बैंक स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन, कैसे पकड़ना है, मेजर शिफ्ट कहां पर हुआ। अगर आप देखें 1949, कौन सा ईयर? ईयर 1949, मेजर शिफ्ट आपको नजर आएगा। ईयर 1955 मेजर शिफ्ट नजर आएगा, 1969 मेजर शिफ्ट नजर आएगा, और इधर 1991 जो आपका एलपीजी रिफॉर्म है, यहां पर एक मेजर शिफ्ट आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये वाला जो दौर चला है, इसके बाद जो मेजर शिफ्ट नजर आया है वो आया है इस मोदी गवर्नमेंट में, जब पेमेंट बैंक की बात होती है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब लेस कैश इकोनॉमी की बात हुई, जब बात यह हुई कि दूर दराज बैठे हुए पर्सन को कैसे बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ा जाए,
और बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने का क्या होगा, वो जो गांव के मघई लाल हैं जो 100 रुपए अपना बेचारा दबा के बैठे हुए हैं, उनके 100 रुपए को कैसे 110 रुपए किया जाए, उनको कैसे बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए। तो 2015 के बाद से एक मेजर शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात होती है, डिफरेंट प्राइवेट एंटिटीज आते हैं इसके अंदर। अब आप आ जाइए मेजर शिफ्ट के ऊपर आ गए, किस ईयर में कहां कहां पर है। तो जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे होंगे तो यहां पर जैसे नेशनलाइजेशन, एक बड़े स्तर पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में नेशनलाइजेशन हुआ था कि जो बैंक्स हैं उनको सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर में आ जाना चाहिए। अब यहां एक अवेयर्ड सिटीजन होने के नाते इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार नेशनलाइजेशन से फायदा कैसे होगा, यहां क्यों किया गया होगा नेशनलाइजेशन इसका। बस ये 2 पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप अपने क्वेश्चन का ऑप्शन पिक कर ले जाएंगे बिना किसी हौच पौच के। ऐसे 1955 आप गौर करेंगे एसबीआई वाला, तो आपको नजर आएगा कि यार एलआईसी, एसबीआई क्या है, ये क्या हो रहा था इस टाइम पर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हर साल खूब अच्छा फैक्ट मिल रहा है अपने को, डोंट डू दिस मनरेगा मजदूरी। एम आई क्लियर टू ऑल? कीवर्ड इज मेजर क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आते हैं आपके कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स के ऊपर। कंटेम्पररी इश्यूज कहने का मतलब मेरे दोस्त कि लेट से, जैसे मैंने आपको कोऑपरेटिव वाला बताया था, अब लोग क्या करते, ILN FS क्राइसिस हुआ, आप ILN जो जितना करंट अफेयर्स का नोट्स होगा, जितना दुनिया भर में ये मैगजीन्स चल रहे हैं ना, क्या करेंगे, ILN FS के ऊपर पूरा R&D चल रहा होगा उनका। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन क्या करेगा, कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज समवेयर रिलेटेड विद द कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर, इसीलिए गोलमाल हुआ वहां पर। अब जब आप इस वाले पर आ रहे थे बैंक्स के स्ट्रक्चर पर, क्लासिफिकेशन, बताओ यहां रीजनल रूरल बैंक्स पढ़ेंगे, रूरल बैंक कैसे फंक्शनिंग करता है आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए ना। कोऑपरेटिव बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, आप अगर थोड़ा सा अवेयरनेस स्किल है तो इसमें खासकर ये जो नेता लोग होते हैं इनका यहां पर प्रतिनिधित्व रहता है। कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर ही ऐसे काम करता है। अब आप कहेंगे कि सर नहीं हमने तो बहुत इसका इफ एंड बट पढ़ा है, ये बात तो सुनी नहीं थी। तो सुनी इसलिए नहीं थी क्योंकि आप अवेयर्ड इंडियन सिटीजन के तौर पर सोचना नहीं चाहते। You getting my point or not? So thing is, if there is any big contemporary issue in news, let's say 5 to 6 months or 1 year, then don't trap into that news. Go in the basics of that news कि ये बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक था क्या, कोऑपरेटिव बैंक कैसे फंक्शन करते हैं इंडिया में। Let's say if there is something like RRBs, अभी आप वहां पर आर्यावर्त है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आपको आरआरबीज का फंक्शन समझना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि व्हाई इट केम इनटू द पिक्चर, व्हेन इट केम इनटू द पिक्चर एंड एट करंट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। क्या प्राइवेट जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं क्या पूरा का पूरा मालिकाना हक उनका इसके ऊपर होता है या वो 35% ही तक रखते हैं। तो डोंट फिगर ओवर 35, द नंबर 35, नो, यू शुड हैव अ कंसर्न अबाउट कि यहां पर क्या प्राइवेट बैंक जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है आरआरबी को, क्या उसका मालिकाना हक है, और अगर उसका मालिकाना हक है तो आरबीआई फिर कैसे अपने पर्पस को, सरकार के पर्पस को किसानों तक पहुंचाएगी, कैसे उन मजदूरों तक पहुंचाएगी। तो जब आप इस अवेयरनेस में जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL नॉर्म्स, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL, अब इसका जो टर्म है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अब कुछ लोग कि PSL कृषि के लिए इतना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना है, अरे नहीं भाई, ये सब आपको याद नहीं रखना है। You're getting my point or not? लॉजिकली कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट कर रही है, अगर आप इस अवेयरनेस में रहे, इस लॉजिक पे रहे, यू कैन क्लिक द राइट ऑप्शन हेयर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कोई डाउट है तो बोलिए। सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग का जीएस माइंडसेट मेकिंग मैंने आज करने की कोशिश की आपके साथ। अब आप इसको जो भी नोट्स आपने फॉलो किया हो, रमेश सिंह का सर का क्लास किताब पढ़ा हो, मृणाल सर को फॉलो किया हो, आप अपने कोर कॉन्सेप्ट्स और साइडलाइन कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है इट विल मेक योर माइंड स्टेबल एंड मोर स्टेबल नाउ। फाइन। जो स्टॉक मार्केट वाला चैप्टर है मृणाल सर के फर्स्ट वाले पिलर में, उसको बहुत ज़्यादा डील मत कीजिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेट से कल आपको कोई शेयर निकालना हो आपकी कंपनी में, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, बस। बहुत ज़्यादा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तेजड़िया, मंदड़िया, ये ऐसा सारी चीज़ें, वो एक दो जनरल टर्म्स होते हैं, जब आप अवेयर्ड हैं तो आपको उन टर्म्स का मतलब समझ लेना चाहिए। एक सेक्टर है इसमें इंश्योरेंस वाला, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं एट प्रेजेंट, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जीवन बीमा योजना, इस टाइप की जो योजना, या LIC को, या सीनियर सिटीजन्स को, या थर्ड जेंडर्स के लिए कोई अगर मेजर स्कीम्स हैं तो केवल उन स्कीम्स का की पॉइंट्स याद रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को कैसे की पॉइंट्स करना होता है, फॉर दैट आई विल टेक अ सेपरेट सेगमेंट। ओके, तो फर्स्ट पिलर के अंदर माइंडसेट मेकिंग ये मैंने किया। Still, if you have any doubt here, then please do let me know in the comment section. I will take one more short session to summarize the previous lecture as well as this. Okay? So hope you are enjoying this GS mindset making. Keep learning, keep following this lecture series. Good luck.